अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम काइंडली दूसरी मीटिंग जो है वो आप खत्म कर दें, ज़्यादातर बच्चे उधर ही हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा वो मैंने तो ज्वाइन ही नहीं की, वो वाली कहाँ पे मेरे से ज्वाइन हुई है? मैम 2 मीटिंग नो हो मैम। वो किसी ने ऑलरेडी पहले से यस शायद स्टार्ट की है। मैम, आप उस मीटिंग में थी पहले। वो मेरे ना यहाँ से नेट का इशू था, तो मैंने सिर्फ मुझे लगता है 3 to 4 मिनट्स के लिए ना मोबाइल से ऑन किया था, लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो आईटी वाला कर रहा था, मैंने कहा फिर आप लोग ना स्कैटर्ड हो गए, तो फिर मैंने इस वजह से उसको की है ज्वाइन। आप उसमें ज़रा टेक्स्ट करो। ओके। ठीक है मैम। मैंने तो वो लीव कर दी हुई है, इसलिए मुझे उसका आ ही नहीं रहा नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम फ़हीम स्टूडेंट है, वो ऐड नहीं है, उसे आप काइंडली ऐड कर दिए, उसकी मीटिंग नहीं शो हो रही। अच्छा आपने क्या करना है, आप जिया है ना क्लास की सवेरा, यस आपने मैम। आज मुझे वो लिस्ट सेंड करनी है बच्चों की, रोल नंबर और नेम, जो इस टीम में ऐड नहीं है, ठीक है? उनसे कम्युनिकेट करके उनके नेम और रोल नंबर मुझे ओके सेंड मैम। करने आ जाते। ओके मैम। फ़हीम, यस मैम। फुल नेम उसका पता है? फ़हीम। 1 मिनट मैम। एम फ़हीम है, मोहम्मद फ़हीम, एम डॉट फ़हीम। फ़हीम। 7025। यस मैम, 7025 7205। मैम जी जी। जी बच्चे। मैं बताती 1 मिनट क्या पूछना था। मैम आपकी वो जो आपने रिकॉर्डिंग की थी तो वो नहीं चल रही है, एरर आ रहा है उसमें।
उसमें अब क्या एरर आ रहा है? पता नहीं, मेमो चलती ही नहीं है। चलिए मैं और डाउनलोड करके ना सेंड करती हूँ पहले, ठीक है? ओके मैम, और आपने लेक्चर भी नहीं सेंड किया, हमने आपको मैसेज भी किया था। मैंने ग्रुप में किया तो है लेक्चर सेंड। मैम कौन से ग्रुप में? वो मैंने CR और GR का बनाया ना, उसमें मैंने सेंड किया है आई थिंक। सवेरा आपको नहीं मिला? नो मैम। ओहो, ओके। मुझे रिमाइंड कराया था? किसने करवाया था रिमाइंड? मैम CR ने आपको जनरल मैसेज किया था। CR ने? यस मैम, पर हाँ उसने टीम ऐप पर आपको मैसेज किया था। टीम पे किया है, टीम पे कोई मैसेज किया है, मैं चेक करती हूँ। अच्छा, वो तो उसी दिन की बात है जिस दिन लेक्चर हुआ है, उसी दिन उसने मुझे कह दिया था। एक मिनट में चेक करने का। चलिए आज मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है? इसका मतलब आप लोगों ने नहीं की, एक्सरसाइज भी नहीं देखी और वो भी नहीं देखा, ठीक है? यस मैम। हाँ जी, यही बताना था आपने, है ना? नो मैम, ऐसी बात नहीं है ना, रिकॉर्डिंग मिली थी हमें, और रिकॉर्डिंग भी नहीं थी चल रही, और लेक्चर नोट्स भी नहीं थे हमारे पास। चलें देखें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम शिबा नसर को ऐड कर दें। एक मिनट करती हूँ ऐड। शिबा नसर। SHEBA कि डबल ई? डबल ई। और कोई बच्चा? मैम डबल ही आना है। हो गया, वो ऐड हो गया। अच्छा जी, और कोई स्टूडेंट है जो उस टीम में किसी और जो मीटिंग हो रही है उसमें हो और इसमें ना हो? इन्फॉर्म कर दिया सबको आपने वैसे? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। 20 मिनट्स का आधे दिन है हमारे लेक्चर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है, यहाँ मैंने जो एक्सरसाइज आपको दी थी ना, उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 मैम है। डबल करना ही तो आएगा। वैसे आप लोग बच्चे, मैंने कर दिया उसको, ऐड कर दिया SHEEBA। अच्छा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ये। एक्सरसाइज है जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस तो पहले आपको ऑलरेडी बता दिए थे, लास्ट लेक्चर में हमारी कवर अप हो गई थी, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट आप करके देखना। वैसे मुझे एक रिमाइंड कल भी आप करवा देते ना, एक रिमाइंडर भेज देते तो मैं कल भी आपको सेंड कर देती। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे टेक्स्ट पे कर दे, CR और GR से कहें तो मुझे ग्रुप में वहाँ पे बता दिया करें, ठीक है? टीम से मैं बाज़ औक़ात शायद मैंने चैट पढ़ के इग्नोर कर दिया हो, या मैंने कहा हो मैं बाद में रिस्पॉन्ड करती हूँ, तो वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था, वो कहता है इफ़ इट इज़ अज्यूम दैट ऑल पोकर हैंड्स आर इक्वली लाइकली। पोकर हैंड्स की बात है, यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि आपके पास 5 कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है? 5 कार्ड्स आप डिवाइड करेंगे। वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डेल्ट अ फ्लश। फ्लश का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा हैंड जिसके अंदर जो आपके तमाम 5 कार्ड्स हैं वो सेम सूट के हों। सेम सूट मीन ये होता है कि आपके पास 4 सूट्स होते हैं टोटल, जिसमें आपके पास किंग से लेके एज तक एक पूरा सेट होता है। फिर किंग से लेके तक एक सेट होता है, जैसे डायमंड, डायमंड का एक पूरा सेट हो जाएगा। फिर आपके पास स्पेड का, फिर क्लब का, एंड देन आपके पास हार्ड कार्ड्स का। इस तरह के 4 सूट्स होते हैं, इनको 4 सूट्स कहते हैं, और इनको डिनोमिनेशंस भी नेक्स्ट फर्दर वो आप पढ़ेंगे। अभी पहले सूट्स क्लियर करें कि आपके पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 4 सूट्स होते हैं, जिसमें आप किंग से लेके ए तक एक कार्ड का पैक होता है, मतलब कि जो 13 कार्ड्स होते हैं वो एक होते हैं, फिर 13 कार्ड्स होते हैं, फिर 13 कार्ड्स, और फिर 13 कार्ड्स होते हैं, और ये तमाम जो सूट्स कहलाते हैं इनमें से एक एक जो पैक होता है। अब यहाँ पे फ्लश की क्या बात है कि जो एक फ्लश होगा वो कब होगा, जब आपके पास 5 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, एक ही सूट में से आप 5 कार्ड्स को सेलेक्ट करते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे?
फर्स्ट वन की, इसमें आपने कहना है कि जो फ्लश होता है आपको पता होना चाहिए कि 4 सूट्स होते हैं आपके ऑर्डिनरी डेक में और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, यहाँ आप ये मेंशन कर लेंगे। फिर आप क्या कहेंगे कि हमने अब ए को इवन डिफाइन करना है कि वो एक फ्लश है, यानी कि 5 कार्ड्स हैं वो सेम सूट में हो तो उनको फ्लश कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होती है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस के, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एन ऑफ एस की तो निकाल लेंगे कि 52 में से आपने 5 कार्ड्स को सेलेक्ट किए हैं। अब बात जब आ जाती है जब एक फ्लश कार्ड के सिलेक्ट करने की, 5 और 5 एक ही सूट में से हो तो उनकी सिलेक्शन कैसे होंगी। पहले तो आपके पास 2 कैटेगरीज बन गई कि आपके पास पहले 4 सूट सेपरेट है। अब इन 4 सूट्स में से कोई एक सूट सेलेक्ट होना है, फिर उसमें से जाके उन जो एक सूट सेलेक्ट होगा उसके 13 कार्ड्स में से 5 में सेलेक्ट होना है। तो आप ये देखें कि आपके पास कैसे ये डिवाइड होगा कि आप पहले एक 4 सूट में से एक सूट को सिलेक्ट करेंगे, 4C1 करेंगे, फिर जो एक सूट आपने सेलेक्ट किया उसमें 13 कार्ड्स हैं, 13 में से आपने 5 कार्ड्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपकी एन ऑफ ए जो है वो इस तरह से आप एवेलुएट कर लोगे। इसको फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 52C5 पे और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप आगे यहाँ पे डिस्प्ले कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब सिर्फ समझाने का यही है कि अगर आपके पास जब कम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी आती है, कम्प्लेक्स मतलब आप अब एडवांस लेवल पढ़ रहे हो, इसमें आपके पास वो वैरायटी आएगी जिसको आप समझोगे और आगे इसको देखोगे कि ये कैसे हो सकती है प्रॉब्लम। अब आपके पास पता है कि 4 सूट्स हैं, 4 सूट में से आपने एक को सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर आपको 13 कार्ड्स मिलेंगे। अब 13 कार्ड्स में से आपने टोटल 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। अगर आप यहाँ पे ये नहीं काम करते, इट्स मीन अगर 4 में से एक आपने सेलेक्ट किया सूट तो इट्स मीन आप वो 13 के 13 कार्ड ले रहे हैं, जबकि मेरी सिलेक्शन जो है वो 5 कार्ड्स की है। तो पहले मैंने सूट डिफाइन किया कि 4 में से कोई एक सूट सेलेक्ट हो जाए। अब उस एक सूट में चूंकि 13 कार्ड्स हैं तो मैं अपने 5 कार्ड्स उसमें से सेलेक्ट करूंगी। मैं यहाँ पे 1C5 नहीं लिख सकती थी। अगर कोई बच्चा कहता है ना हमने सूट तो एक सेलेक्ट किया है, लेकिन अब सूट में से पहले सूट सेलेक्ट होना है फिर उसमें से कार्ड सेलेक्ट होना है, तो पहले सूट हमने सेलेक्ट किया और फिर कार्ड्स में से हमने 5 कार्ड सेलेक्ट किए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट हो जाएगी। जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है वो कहता है कि हमारे पास जो 5 कार्ड्स आपने 1 2 3 4 5 कार्ड सेलेक्ट किए हैं उनमें से 1 पेयर बने। 1 पेयर बनने का क्या है कि आपके पास 2 जो नंबर्स हैं कार्ड पे वो सेम हो और बाकी 3 नंबर जो हैं वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरा 2 आता है, मतलब 2 नंबर लिखा उस कार्ड पे और बाकी के कोई से भी कार्ड हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये किंग कार्ड है, या आप कह लो जैक कार्ड आ जाए मेरे पास, ये आप कह लो कि मेरे पास कोई 10 का कार्ड आ जाए, ठीक है। इस तरह से वो कहता है कि आप ऐसा कोई निकालो प्रोबेबिलिटी कि आपके पास एक तो पेयर बने, बाकी 3 जिस मर्जी में से भी आ जाए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इसको भी समझने की जरूरत है। एन ऑफ एस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। जो एन ऑफ बी है जिसको आप कहते हो कि 1 पेयर इज सेलेक्टेड, यानी कि यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक पेयर आपका सेलेक्ट हो जाए, तो कैसे निकलेगा। पहले तो आपके पास आप मुझे बताएं कि कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, मतलब कार्ड्स में कितनी डिस्टिंक्शंस होती हैं हमारे पास। 4 नहीं वो तो सूट्स होते हैं ना, वो तो वो Yes. कह लो सूट्स। आप इस सेंस में कह लो कि आपके पास कितने वो बने होते हैं आइकन्स, यानी कि हार्ड कार्ड्स कौन से आपके पास, डायमंड कार्ड्स, वो तो उनके सूट्स की कैटेगरी आ गई। अब उन सूट्स में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं ना। Yes मैम, जैसे देखें ना 26 to 30 yes. किंग से लेके जो आपके बनते हैं ए कार्ड्स तक वही होंगे ना कार्ड्स आपके। 13 आपकी डिनोमिनेशंस बनेंगी, 13 डिनोमिनेशंस बन रही है ना आपके कार्ड की। 4 तो सूट्स बन रहे हैं कि 4 आपके पास पैक हैं जिसके अंदर 13 कार्ड हैं, लेकिन अब वो 13 जो इंडिविजुअल 13 है वो आपके पास क्या है, डिनोमिनेशंस हैं। उनको डिनोमिनेशंस कहा जाता है, या आप कैटेगरीज कह लो, कार्ड्स कह लो, डिस्टिंक्ट कार्ड्स कह लो। तो आपके पास 13 डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, ठीक है। किंग कार्ड्स होते हैं, क्वीन कार्ड्स होते हैं, जैक कार्ड्स होते हैं, फिर आपके पास 1 से लेके 10 तक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहना है कि 1 पेयर तो तब सेलेक्ट होगा ना कि जब मैं इस 13 में से 1 को फिक्स कर लूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ मेरी जो 13 कार्ड्स हैं, 13 डिस्टिंक्शंस हैं या डिनोमिनेशंस हैं,
उनमें से कोई एक सेलेक्ट करूं, उसके 4 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स फिक्स हो जाए, वो डिनोमिनेशन जो निकली है, फॉर एग्जांपल 13 में से आ जाता है कि मैं अब कार्ड जो है मेरे पास 13 पड़े हुए, अब मैं 13 में से सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास आता है जी एज कार्ड, तो मैं क्या करूंगी, एज के चारों कार्ड सेपरेट कर लूंगी, उन चारों कार्ड में से जब मैं 2 सेलेक्ट करूंगी तो मेरे पास एक पेयर बनेगा, ठीक है। जब 4 कार्ड में से मैं 2 को सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये ए वाला तो सिलेक्ट हो गया। यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ लो कि ये ए की सिलेक्शन कैसे हुई। यहाँ तक इन 2 कॉम्बिनेशंस की जिसको नहीं समझ आई वो पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कि रिपीट कर दूं इसको, कर दूं रिपीट? मैम रिपीट कर दीजिएगा। ये देखें आपके पास, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मैम रिपीट कर दीजिएगा वो, यानी प्रॉब्लम के साथ। मैम आपका माइक ऑफ है। मैम माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। माइक किसी ने और ने, अच्छा मैंने किया, मुझे वो जरा खांसी हो रही थी तो मैंने कहा म्यूट कर दूं। अच्छा ठीक है, देखें आपके पास 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। 4 सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं हर एक के, जैसे डायमंड के भी 13 कार्ड्स होंगे। 13 कार्ड्स क्या होते हैं कि आपके पास किंग से लेके ए तक जितने कार्ड्स होते हैं वो टोटल आपके पास क्या है, 13 कार्ड। इसका मतलब है 13 डिस्टिंक्ट कार्ड हैं आपके पास, डिनोमिनेशंस है आपके पास, ठीक है। एक तो ये याद रखें। अब उसने कहा आपके पास 1 पेयर बनना चाहिए। 1 पेयर उसी सूरत में बन सकता है ना कि जब आपके पास जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो सेम हो। यहाँ पे ए इसलिए ले रहा है कि वो उसको सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए कि पहले 2 कार्ड सेम होंगे तो ही हम कहेंगे कि 1 पेयर बना है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कोई कार्ड बी आ जाए, कोई कार्ड सी आ जाए और कोई डी, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई भी आ जाए, बाद में जो बाकी है रिमाइंडर्स उनमें से कोई भी आ जाए। अब इस चीज़ को वैल्यूएट करने के लिए हम पहले ये कहते हैं, हमने यहाँ पे जो काम किया है वो हमने कहा है कि हम 13 में से, मतलब कि 13 टोटल डिनोमिनेशंस है ना आपके पास, इनमें से कोई एक फिक्स कर लें, मतलब एक सेलेक्ट करें। इनमें से हर एक के 4 कार्ड हैं आपके पास। ए के भी 4 कार्ड हैं, 1 के भी ए के बाद 2 आता है, 2 के भी 4 कार्ड हैं, 3 के भी 4 कार्ड हैं, 5 के भी, एंड सो ऑन किंग कार्ड तक आपके पास 4 हैं। पहले आपने कहा कि मैंने इन 13 डिनोमिनेशन में से कोई एक को फिक्स कर दिया, उस फिक्स वाली के मैंने चारों कार्ड निकाल लिए। इस फिक्स वाली के मैंने क्या किए हैं, चारों कार्ड्स निकाल लिए। अब इस फिक्स वाली में से जब मैंने चारों कार्ड्स निकाल लिए, फॉर एग्जांपल ये कोई मेरे पास 3 नंबर आता है या एस कार्ड या जे कह ले, किंग कार्ड्स है, ये आपके पास कोई किंग कार्ड्स के 4 आपने सेपरेट कर लिए। अब आपने कहा है कि पेयर बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए तो मीन्स के 2 किंग कार्ड होंगे तो पेयर बनेगा ना, ऐसे ही है, 2 किंग कार्ड होंगे तो पेयर बनेगा। तो आपने कह दिया कि जो 4 किंग कार्ड्स थे ना उसमें से मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए। अब बात समझ आई कि पेयर बनाने के लिए आपने 4 में से 4 की सिलेक्शन या 4 में से एक की सिलेक्शन नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करनी है, 4 में से
दो की सिलेक्शन कर ली। अब इस दो प्लेस पे किंग कार्ड आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, हम अब हाँ जी मैम हाँ जी हाँ जी मैम इसमें हमें पहले एक कार्ड को फिक्स करना कंपल्सरी है, वैसे भी तो हाँ हम जी। डायरेक्ट बोलते नहीं नहीं, हम वो कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अब चूंकि रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास वन पेयर बनना चाहिए। अगर आप रैंडमली कार्ड्स को करते हैं ना, ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास कभी भी ऐसे बहुत रेयर चांस है कि आपके पास दो कार्ड एट अ टाइम सेम आ जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को मैंने फिक्स करने के लिए 13 जो मेरे पास 13 डिनोमिनेशंस थी उनमें से एक को फिक्स कर दिया कि कोई मैंने एक पहले ही निकाल ली है जिसमें से पेयर बनाना है, तो मैंने 4 में से 2 कार्ड्स ले लिए। अब आपके पास, अब ये देखो, आपकी इन 13 डिनोमिनेशन में से के कार्ड्स निकल गए, तो कितनी डिनोमिनेशंस रह गई आपके पास? 13 डिनोमिनेशंस में से के वाली निकल गई हैं, तो बाकी कितनी रह गई हैं आपके पास डिनोमिनेशंस, मतलब आपके पास कार्ड्स की जो डिस्टिंक्शंस है 12 रह गई। अब उस 12 में से आप इन चीजों के लिए कितनी निकालोगे, और ये तीनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो कितने निकलेंगे? 1 2 और 3। 13 में से 12 में से 3 डिनोमिनेशंस जो हैं फिर बाद में सेलेक्ट होंगी। उन बाद में सेलेक्ट होने वालियों के कितने कितने कार्ड्स होते हैं आपके पास? 4 4 और 4, ठीक है। और आपने ये कहा है कि ये तीनों डिफरेंट है, तो 4C1 4C1 इसमें भी, और ये भी 4C1 हुई। सिलेक्शन 5 कार्ड्स की है, ये देखें कार्ड्स को तो यही शो कर रहे हैं ना, ये और ये आपके कार्ड्स को शो कर रहे हैं, जबकि ये डिनोमिनेशंस को शो कर रहे हैं। डिनोमिनेशंस मीन जो उनके ऊपर आप डिस्टिंक्शंस कह लो कि बनी हुई हैं, किंग है, जैक है, क्वीन है, ए है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डिस्टिंक्शंस हैं या डिनोमिनेशंस हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको दोबारा सुन लें कि आपके पास 13 टोटल डिस्टिंक्शंस होती हैं, डिनोमिनेशंस होती हैं, उनमें से आपने वन कार्ड को फिक्स किया पेयर बनाने के लिए, कंडीशन उसने दे दी कि पेयर बनाना है। उन पेयर वालों में से आपने जब एक पेयर बनाना है तो आपने एक कार्ड को जब फिक्स किया है तो उसके चारों के चारों कार्ड्स निकाल लिए बाहर। उन चारों में से आपने कहा 2 सेलेक्ट होंगे, बाकी आपने साइड पे कर दिए। फिर आपके पास कितनी डिनोमिनेशंस बाकी रह गई हैं? 12 डिनोमिनेशंस बाकी रह गई हैं। 12 में से आपने कहा चूंकि ये तीनों डिफरेंट है तो इट्स मीन कि आपकी 3 डिनोमिनेशंस मजीद निकलेंगी। 3 डिनोमिनेशंस निकाली, उनके 4 कार्ड्स को आपने लिख लिया। अब उनमें से सिलेक्शन कितने की हो रही है? 1 1 और 1, तो आपने 1 1 और 1 कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे n ऑफ a का आंसर आ जाएगा। एन ऑफ ए को आप एन ऑफ एस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेकंड वाले का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट फोकस क्या है आपका कि एन ऑफ ए या एन ऑफ बी सी डी बनाना कैसे है, ये चीज़ बनानी कैसे, इसको फर्स्ट स्टेप पे समझ लेंगे तो आगे तो सारी आसान। ये देखिए नेक्स्ट कितना आसान हो जाएगा आपके लिए जब आपके पास 2 पेयर्स की बात करेगा। अब 2 पेयर्स वाला आप मुझे करवाएंगे, करें? यस चलें 2 पेयर्स वाला करते हैं। अब आपके पास 2 पेयर्स बनने चाहिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ और आप मुझे बताना कि हम इसको कैसे करेंगे, ताकि थोड़ी आप लोग भी एक्टिवनेस अपने माइंड की देखें कि आपका माइंड करता है इस चीज़ को एक्सेप्ट। पहले कार्ड्स होने चाहिए सेम, ए को ही आना चाहिए, ठीक है। फिर 2 कार्ड्स बी के आने चाहिए, ठीक है। और फिर कोई कार्ड भी सी का, कोई भी कार्ड आ जाना चाहिए सी का। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अपने माइंड में ज़रा रिकॉल करें कि मैंने पहले स्टेप में क्या किया था। इसको सी से मैं रिप्लेस कर रही हूँ, एन ऑफ सी हम पहले ही लिख लेते हैं। पहले मैंने क्या किया था, आपके पास कितनी डिनोमिनेशंस थी उनका जिक्र किया, 13 डिनोमिनेशन। इसमें से 13 में से कितनी 2 सिलेक्ट होंगी? डिनोमिनेशन 2 दो होंगी, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए? 2 पेयर्स चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है, अब हमें क्या चाहिए? 2 पेयर्स चाहिए, तो 2 पेयर्स के लिए 2 को फिक्स करना पड़ेगा। अब इन 2 को फिक्स करके मतलब 4 कार्ड्स दोनों के लिख लिए। अब कितनी की सिलेक्शन होनी है दोनों में से? 2 2 की, ठीक है। 2 और यहाँ पे भी 2, और ये कॉम्बिनेशन है तो इसको आप ब्रैकेट्स में क्लोज कर लें। अब यहाँ पे 13 में
में से 2 निकाल दें जो डिनोमिनेशंस आपने सेलेक्ट की थी, तो कितनी रह गई? 11। अब 11 में से कोई एक डिनोमिनेशन सेलेक्ट हो और उसके 4 कार्ड्स में से कितने अब सेलेक्ट होंगे? 1 वन कार्ड सेलेक्ट होगा। अब इसका आंसर जो आएगा वो आप लिख लेंगे, NFS पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आसान है ना? बस फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी सारा आसान है। अब कहते हैं 3 ऑफ अ काइंड। अब तीनों जो हैं वो एक तरह के होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे? 3 एक तरह के होने चाहिए और बाकी 2 से हमें कोई कंसर्न नहीं है, बाकी 2 जैसे मर्जी आ दो, ठीक है। अब वो कैसे हम करेंगे ये भी आप मुझे लिखवाएं जरा। 3 ऑफ अ काइंड का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डी हम इसको रिप्रेजेंट करें, कोई डी है हमारे पास इवेंट। 3 ऑफ अ काइंड का मतलब है कि ए और ए, ठीक है। ए और ए हो, फिर देन बी और सी, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा बताएं, कौन बताएगा? 13 में से एक डिनोमिनेशन आएगी। कोई और भी बोल ले। 13 में से एक डिनोमिनेशन आएगी, उसमें से 3 एक जैसे होंगे। वेरी गुड। 13 में से एक सेलेक्ट हुई, उसके 4 कार्ड्स में से कितने सेलेक्ट करूंगी? कार्ड में से 3। 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट कितनी रहेगी डिनोमिनेशंस? 12 डिनोमिनेशंस रहेगी। उसमें से अब कितनी सेलेक्ट करनी है? कितनी डिफरेंट चाहिए? 1 और 2। 2 मैम 2। ठीक है। अब इनके 2 के कितने कार्ड्स होते हैं? 4 ही इसके होंगे और 4 ही नेक्स्ट वन के लिए होंगे, ठीक है। तो उनमें से कितने कितने सेलेक्ट करने? ये कौन माउस कोई कर रहा है ना? मैं यूज भी नहीं कर रही और माउस को हो रहा है। मैं इसका मतलब है स्क्रीन जो है वो अपनी लिमिटेड कर दूं, शेयर ना करूं इसे। 4C1 और फिर 4C1, ठीक है। ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। हो गया? हो गया। ई वाला रह गया। 4 ऑफ अ काइंड में आप क्या करेंगे? 13C1 एक और 4 के 4 कार्ड ही उसके सेलेक्ट हो जाए और बाकी जो रिमेनिंग है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं 48 रह जाते हैं आपके पास। अगर 4 निकाल दें ना 52 में से, तो 48 में से कोई भी 1 आ जाएगा यहाँ पे कार्ड, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको उस तरह से भी करके देख लें कि 12 में से आप फिर एक कोई डिनोमिनेशन सेलेक्ट करें, 12C1 करें, फिर उसके 4 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आ जाए, ठीक है। तो उस तरह भी करके चाहे देख लें और इस तरह भी करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा। सेम आंसर आएगा। मैम इसमें यूं होगा ना 13 1 और 4 में से 4 और बाकी में से 1। ऐसे किया हुआ। अगर ऐसे नहीं करना, 48 डायरेक्ट नहीं लिखना, तो आप लिख सकते हैं कि आप बाकी डिनोमिनेशन में से एक सेलेक्ट करें, ठीक है, 1, और उसके 4 कार्ड्स में से 1 सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जैसे हमने पहले रूल किया ना। अगर उसी को फॉलो करना है तो वही फॉलो कर लें, लेकिन डायरेक्ट आंसर यही बनता है, ठीक है। आंसर दोनों का सेम आएगा। अगर 48C1 की जगह आप ये दोनों कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो भी आंसर सेम है, अगर डायरेक्ट 48C1 लिखते हैं तो भी सेम है। क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट वन देखें। ये अब आप लोगों ने करना है। अभी इसको ना बैठ के करें और मुझे इसका आंसर बताएं। मैं आपको हिंट बताती हूँ, ठीक है, तो आप मुझे उसमें से बताएं। अ फॉरेस्ट कंटेन्स नोटबुक और पेंसिल्स और कैलकुलेटर्स, ये आपके पास होने चाहिए। मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में कह चुकी हूँ कि ये आप लोगों के पास एटलीस्ट होने चाहिए। मैथ स्टूडेंट्स है एक तो, ऊपर से स्टैट्स ऐसा सब्जेक्ट आप कर रहे हैं कि जिसके अंदर आप न्यूमेरिक कर रहे हैं। कहता है फॉरेस्ट कंटेन्स 20 एल्स ऑफ विच 5 आर कैप्चर्ड, जिसमें से 5 को कैप्चर किया जाता है, टैग किया जाता है एंड देन रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। 20 टोटल है जिसमें से 5 आप कैप्चर करते हो, टैग करते हो, देन रिलीज कर देते हो। इट्स मीन कि आपके पास कैप्चर्ड और अनकैप्चर्ड या टैग्ड और अनटैग्ड कितनी है? टैग्ड क्या हो गया 5 और अनटैग्ड कितने हो गए आपके पास
15। पहले तो आप अपने डाटा को इस तरह नोट डाउन करना शुरू कर देंगे। कि आपके पास टैग जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो आपके पास कितनी है 5, और अनटैग जिसको मैं टी डैश कह लेती हूँ, प्राइम कह लेती हूँ, तो वो आपके पास 15 है। ठीक है, और टोटल आपके पास 20 है, जिसमें से आपने क्या करना है नेक्स्ट फर्दर। वो कह रहा है अ सर्टेन टाइम लेटर 4 ऑफ द 20 एग आर कैप्चर्ड। आपने क्या करनी है 20 में से 4 को सिलेक्ट करना है, 20C 4, ये आपका हो गया N ऑफ S। ठीक है, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ दीज 4 हैव बीन टैग्ड। अब वो कहते हैं जितनी सिलेक्ट हुई हैं, यानी कि 4 सिलेक्ट हुई हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 जो है वो टैग्ड वाले में से आए। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं ए को शो करती हूँ कि 2 ऑफ दीज 4 हैव बीन टैग्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी में एन ऑफ ए कैसे निकलेगा, कौन बताएगा। मैं नेम कॉल करती हूँ, अपना दिमाग थोड़ा सा लड़ाएं। हाँ जी, अरफा सलीम, अरफा असलम, सॉरी। ये उसी तरह होगा जैसे हमने वो जो एग्जाम्पल नहीं की थी कमेटी वाली एग्जाम्पल की थी ना, उसी तरह यहाँ पे भी आपका बनेगा। एन ऑफ ए कैसे बनेगा। हाँ जी अरफा, ऑनलाइन है तो फिर इसका मतलब है क्लास में भी है। शाबाश, जो गलत आता है बता दें, कोई बात नहीं, कोई इसमें वो नहीं है कि मैं डांट दूंगी या कोई इंसल्टिंग है आपके लिए। हाँ जी सुंदस। नहीं बोलना किसी ने भी। यस मैम। हाँ जी सुंदस, बच्चे कैसे सिलेक्शन होगी। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैंने आपको कहा कि 5 आपके पास टैग्ड है और 15 आपके पास अनटैग्ड है। अब वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 जो हैं वो टैग्ड वाली सिलेक्ट होती हैं और बाकी 2 अनटैग्ड में से भी हो सकती हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। मैंने एन ऑफ एस तो लिखकर बता दिया, एन ऑफ ए में हम कैसे करेंगे। 5 टैग्ड हैं और 15 अनटैग्ड हैं। वो कहता है कि जो टैग वाली है ना वो 2 सेलेक्ट होनी चाहिए और बाकी 2 आपकी 15 में से होनी चाहिए। तो इसको लिखने का बस मुझे फॉर्मेट बता दें, बाकी तो मैंने मुझे लगता है सारे ही बता दिए। एन ऑफ ए 2 आएगा। 5C, ये पूछ रही हूँ कि 5C2 और देन फिर 2C2। 15C2। सॉरी मैम 15C2। वैसे अनटैग्ड है ना, ये टैग्ड है टोटल और ये अनटैग्ड है। आपने ये बताना है कि 2 जो हैं वो टैग्ड है और 2 अनटैग्ड है। आपने तो टोटल के बारे में तो बताना ही नहीं, आपने उनमें से चॉइस लेनी है कि 2 आपकी टैग्ड सिलेक्ट होती हैं और 2 जो हैं वो अनटैग्ड सिलेक्ट होती हैं। तो यही आपका एन ऑफ ए आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपकी कैसे आएगी, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। मैंने करना नहीं था फिर भी देख लें, आप लोगों के लिए किया है कि ये सोल्यूशन आपको पता चल जाए, लेकिन करें आप खुद। नेक्स्ट है 2 कार्ड्स आर चूजन एट रैंडम। अब सब एक्टिव हो जाएं, ये मैंने आप सबसे पूछना है, क्लास पार्टिसिपेशन के यही मार्क्स लगाने लगी हूँ मैं, अगर आप लोग नहीं एक्टिव हो रहे ना। 2 cards are chosen at random from a deck of 52 playing cards. What is the probability that they are both aces, यानी कि दोनों ही क्या हैं आपके aces सेलेक्ट होते हैं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और कैसे निकलेगी, कौन लिख पाएगा मुझे। एन ऑफ एस तो लिखवा सकते हैं कि नहीं लिखवा सकते। हाँ जी 52 आपके पास कार्ड हैं, कितने सिलेक्ट होने हैं 2 कार्ड। तो एन ऑफ एस कैसे लिखेगा 52C2। एन ऑफ एस आपके पास क्या आ गया 52C
52 52C2 ये काम तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो काम है कहता है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसेस, यानी कि दोनों ही आपके पास क्या हैं, एसेस हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट होगी? अब आप या तो एक ये तरीका बन सकता है, वैसे आप सोचें कि क्या तरीका बन सकता है कि मेरी जो सिलेक्शन दो कार्ड्स हैं वो एसेस में से ही सिलेक्ट हो और बाकी कोई से भी सिलेक्ट हो जाए। अब दो सिलेक्शन ही दो की होनी है। अब एसेस में से आप मुझे बताओ कि कैसे दो सिलेक्ट हो सकते हैं? अगर मैंने एक 52 कार्ड्स को इकट्ठा रखा हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें से दो एसेस एग्जैक्टली सिलेक्ट हो जाए? हो सकता है ऐसे? अगर 52 कार्ड्स इकट्ठे पड़े हैं और वेल शफल्ड हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई से दो कार्ड निकालने हों और दोनों ही एसेस हों? हो सकता है सर, मैम हो सकता हो है। सकता है। यस इसका मैम। मतलब है, इसका मतलब है n ऑफ a जो है वो मैं ऐसे ही लिखूंगी 52C2। नो मैम, नो तो यही तो मैम, बात पूछ, यही तो मैम बात 4C2 हाँ जी 4C2 लिखेंगे आप। 4C, उसमें से एसेस को अलहदा किया है तो मैं 4C2 कर रही हूँ यस कि मैम। मेरे पास 52 कार्ड्स में से कितने एसेस हैं, मैंने उनको अलहदा कर लेना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जिसके अंदर है मैंने सिर्फ उसी को पकड़ना है, मुझे बाकी कार्ड से कोई कंसर्न नहीं है। जैसे पहले मेरा इंटरेस्ट था सूट्स में, सूट्स 4 थे उनमें से कोई एक सेलेक्ट हो। इसी तरह आज फिर गला खराब हो इसी तरह क्या है कि आप अपने एसिस को सेपरेट करेंगे तो उसमें से 2 सेलेक्ट करेंगे। आपने यस क्या मैम। किया, एसिस को सेपरेट किया और 2 को लिख दिया उसमें से। अब आपके पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52 में से 48 4 निकाल दें, 48। क्या 48 इसमें से कोई कार्ड सिलेक्ट होगा? नो नो मैम। 4C0 नो मैम। 48 ये हमने, हाँ जी 48C0 वेरी गुड। अब आइए समझ कुछ प्रोबेबिलिटी की। अभी इसका आंसर लिख देंगे, n ऑफ a है तो डिवाइडेड बाय n ऑफ s करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आइए प्रोबेबिलिटी की कि है क्या? अच्छा जी, अब यहाँ पे Yes, क्या ma'am. करना है सेकंड पार्ट है इसका, तो कहता है, ये भी आप लोग मुझे खुद ही बताएंगे क्योंकि ये रिलेट कर रहा है अपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट से। हैव द सेम वैल्यू, दो कार्ड सेलेक्ट होते हैं जो कि सेम वैल्यू रखते हैं, तो इसका कैसे हम करेंगे तो बताएगा। मैं इसको B से रिप्रेजेंट करती हूँ कि दो कार्ड्स हैं जो कि सेम वैल्यू रखनी चाहिए, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? कोई आइडिया है किसी को? सेम तब भी हो सकता है ना जब पहले मैं डिनोमिनेशन अपनी कोई एक सिलेक्ट कर लूं। यस मैम। इसको यस मैं क्या मैम। करूंगी कि पहले 13 में से, जैसे उसने यहाँ पे बता दिया था कि एस आने चाहिए, यहाँ पे उसने नहीं बताया, तो अब तो मुझे सिलेक्शन करनी पड़ेगी ना, ठीक है। इसमें तो उसने लास्ट में बता दिया था कि ये आपके पास एस है, यहाँ पे उसने नहीं बताया, तो आप कहोगे कि 13 में से कोई एक डिनोमिनेशन पहले सेलेक्ट हो, उसके 4 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आ जाए। सॉरी एक मिनट। हाँ जी, इसमें से कोई 2 कार्ड्स आ जाए, ठीक है, और बाकी 48 जितने भी कार्ड्स हैं उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो, बाकी 48 ही रह जाएंगे ना। डायमेंशन तो हमने एक ही सिलेक्ट की, डिनोमिनेशन, तो उसमें 48C0। अब इसमें अगर कोई मुश्किल है तो पूछ लें। मुझे तो लगता है ये पिछला ही कंसेप्ट यूज हो गया कि हमने पहले एक डिनोमिनेशन फिक्स की, फिर उसके 4 कार्ड्स को कंसिडर किया, उन 4 कार्ड्स में से हमने 2 को सिलेक्ट किया, जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए उनको एज इट इज लिख दिया कि 48C0। मैम यहाँ हम 12 मैम यहाँ हम हाँ जी, 12C0 भी ले सकते हैं। टोटल 12 में से कोई डिनोमिनेशन तो 13। डिनोमिनेशन नहीं सिलेक्ट हुई, हाँ लिख सकते हैं क्योंकि मैम उसका आंसर भी 1 आना है।
उसका आंसर भी 1 है। बात ये है कि आपने यहाँ पे डिनोमिनेशन फर्स्ट में सेलेक्ट कर दी कि उसमें से 2 कार्ड्स आने। अगर आप 12 से 0 भी करते हो कि नेक्स्ट डिनोमिनेशन में से कोई भी नहीं आया, फिर आप उनके 4 कार्ड्स भी लिखोगे कि 4C0 4C0 4C0, ठीक है, कि उनके जितने भी 12 टाइम 4 लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि 48 में से 0 यानी कि रिमेनिंग कार्ड्स की हमने जिक्र कर दिया कि जो रिमेनिंग कार्ड्स है उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो हमें डिनोमिनेशन की तो परवाह ही नहीं है ना, कि डिनोमिनेशन जो मर्जी है हमें कोई नहीं है, क्योंकि हमें कंसर्न था 2 एक जैसे आने चाहिए, तो तब भी हमने डिनोमिनेशन सिलेक्ट किया। ओके मैम सेम वैल्यूज 2 ही आनी थी बस। हाँ जी बच्चे, हमने कार्ड्स 2 ही सिलेक्ट करने थे ना, ये देखो जितने कार्ड सिलेक्ट करने होते हैं 2 कार्ड्स हाँ हाँ ठीक है ठीक आर चूजन, ठीक है। है। हाँ जी जी, ये है आपका 9th क्वेश्चन। एन इंस्ट्रक्टर गिव्स हर class a set of 10 problems with the information that the final exam will consist of a random selection of 5 of them. आपने 10 में से अब कितनी सिलेक्शन करनी है? 5 की। यहीं से 5 आप अपना n of s जो है वो बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। NC5 आपका n of s क्या बनेगा? NC5। 10C5 10C5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफ अ स्टूडेंट हैज फिगर्ड आउट हाउ टू डू 7 ऑफ द प्रॉब्लम्स, कहता है कि अगर एक स्टूडेंट जानता है कि 7 प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, मतलब आपका मैंने 10 क्वेश्चन आपको दे दूं, एक स्टूडेंट है वो ये जानता है कि उसको 7 क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम पहले देखते हैं ना कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, तो इसी तरह वो स्टूडेंट कहता है मुझे ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब 7 क्वेश्चन उसको आते हैं। तो कितने क्वेश्चन उसको नहीं आते बताएं? 3 क्वेश्चंस नहीं। अब यहाँ आप यहाँ पे उसको कैरेक्टराइज्ड करोगे, कैटेगराइज्ड करोगे। कैसे आप इसको कैसे कैटेगराइज करोगे कि वो टोटल प्रॉब्लम्स पहले लिखोगे, फिर सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, फिर फिगर आउट प्रॉब्लम्स और फिर रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। अब उसका कंसर्न किस में होता है? वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही और शी विल आंसर करेक्टली ऑल 5 प्रॉब्लम्स, यानी कि जो 5 प्रॉब्लम्स उसने चूज किए हैं 10 में से वो पांचों की पांचों उसको आती हैं। तो अब मुझे बताओ कि आपका फॉर एग्जांपल मैं इसको ए का नाम देती हूँ, ए इज इक्वल टू ऑल 5 प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो एन ऑफ ए कैसे निकलेगा? अभी ये एल्क वाला क्वेश्चन किया था ना, एल्क वाला क्वेश्चन किया था ना जिसमें हमने डिवाइड कर दिया था टैग्ड और अनटैग्ड में। यस मैम। इसी तरह इसमें भी एन ऑफ ए में भी आप क्या करोगे अपनी सिलेक्शन को, जैसे हम कार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, जितने कार्ड्स हमने सिलेक्ट कर लिए उतने और जितने रिमेनिंग है वो, तो यहाँ पे भी ऐसे ही काम करोगे। अब वो कहता है 5 जो हैं प्रॉब्लम्स उसको वो सॉल्व करनी आती हूँ, तो 5 की सिलेक्शन किसमें से होगी? मैम 7C5 7C5 और फिर 3C0 3C0, वेरी गुड। 7C5 और 3C0, ठीक है। और यही इसका सोल्यूशन, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कहता है एटलीस्ट 4 ऑफ प्रॉब्लम्स। ये समझने वाली बात है कि एटलीस्ट, मैंने आपको पहले कहा था जब एटलीस्ट का वर्ड आता है ना तो हम यूनियन वाले कंसेप्ट पे जाते हैं कि या तो वो 4 कर ले या फिर वो 5 कर ले, ठीक है। एटलीस्ट का होता है कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा तो वो 5 ही उसने सिलेक्ट करनी है ना अपनी, तो ज्यादा से ज्यादा 4 कम से कम वो 4 कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ तक जा सकता है? 5 तक। अगर यहाँ पे सिलेक्शन 7 की होती, यहाँ पे कि अगर उसने 10 में से 7 को सिलेक्ट करना होता ना और यहाँ पे हमने निकालनी होती एटलीस्ट 4 की, तो हम 4 की भी निकालते। एटलीस्ट 4 का 5 की भी, मतलब है 6 कम की से भी और कम 7 5 की भी, 6 की भी और 7 की भी। वेरी गुड, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि एटलीस्ट में हम क्या करते हैं, कम से कम वो मार्क रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा जितनी हमने सिलेक्शन करनी होती है। तो यहाँ पे सिलेक्शन हमारी तो जस्ट 5 की थी, तो हमने क्या किया 4 प्रॉब्लम्स करेक्टली, फिर हम 20 सिलेक्शन मैंने लिखा है कि 5 प्रॉब्लम्स करेक्टली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन की, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं है, या तो वो 4 करेगा या फिर वो क्या करेगा 5 करेगा। कॉमन तो नहीं ना कर सकता कुछ, कॉमन निकल सकता है इसमें कुछ। मैम अगर इसमें सिलेक्शन 7 तक होती तो 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 भी ऐड हो जाती हाँ, यूनियन में। वेरी गुड, ऐसी ही होती, ऐड होती। हमने वो एक्समेटिक प्रोबेबिलिटी की है, याद है ना शुरू का कंसेप्ट। एक्समेटिक में Yes. थर्ड एक्सियम यही कहता है ना, जब आपके पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, तब आप उनको ऐड करते जाते हैं।
ठीक है। यस तो यहाँ पे अगर वो होता तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो जाता। ठीक है, होप सो कि आपको इजीली समझ आ जाएगा आगे नेक्स्ट प्रोसीजर। ठीक है, लास्ट अभी समझते हैं, पहले मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, तब तक आप इसका सोल्यूशन सोचें। ये विंडो आपको डिस्प्ले में ना सिलेक्टिव विंडो डिस्प्ले करती हूँ ताकि वो आपको डिस्प्ले होता रहे। जब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ ना, आपने इसको देखना है। जब अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, अभी विजिबल है आपके लिए वो स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। आप इसको सोचिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। बहुत इजी है, अब लास्ट में इजी रह जाता है जब फिर नेक्स्ट कंडीशनल हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जो है असाइनमेंट वो मैं आपको आज नहीं तो कल इंशाल्लाह सेंड करूँगी। एक तो पहले असाइनमेंट दे लें, फिर क्विज की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक असाइनमेंट दे दूंगी, 3 क्वेश्चंस इनफ है। यस फिर मैम। 4 to मैम 5 दो दे बहुत है, दूँ? 5 नंबर। हाँ 2 बहुत मैम है, बहुत 3। 3 इनफ है, 3 तो कर ही लेंगे आप यस लोग। मैम। ठीक है, यस मैम। 3 क्वेश्चंस आपको साइन करूंगी, आपने उनको करके तो मुझे सेंड करने हैं। वो मैं आपको बता दूंगी, डेट वगैरह सारा कुछ मेंशन कर दूंगी। फिर उसके बाद एक क्विज रखेंगे हम अपना, क्विज देखते हैं किस तरह का होना चाहिए। CR और GR जो है ना ज़रा एक्टिव होंगे, मुझे फिर बता ही जाइएगा कि कौन ऑनलाइन है कि नहीं। मोहम्मद हमजा, ओके मैम। यस मैम प्रेजेंट। आयशा रसूल, प्रेजेंट। हाँ जी, महनून नवीद, महनून नवीद, एब्सेंट मैम। मोहम्मद मुजम्मिल, एब्सेंट मैम। बाकी क्लासेस में थे ये। जरमीन इजाज, प्रेजेंट मैम। जैनब खालिद, प्रेजेंट मैम। अरफा असलम, अरफा असलम, मैं हबीबा। अरफा तो आई थिंक थी टीम्स में, मीटिंग ज्वाइन की थी मैम इसने। पहले थी लेकिन अभी नहीं शो हो रही, शायद उसका नेट इशू हो गया। हाँ, मैं हबीबा, प्रेजेंट मैम। फजीला, सुंदर, फजीला यस मैम। प्रेजेंट है मैम। लाइबा, लाइबा गुल, प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रेजेंट। ये आपके CR है? नो CR मैम। कौन है? CR का मैम क्या CR नाम है? फरहान है। फरहान। फरहान। और GR जो है वो है सवेरा। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी की। अच्छा जी, नेक्स्ट है ईमान इमरान, प्रेजेंट मैम। और ये भी ईमान है या ईमान है? अब ये दोनों ही फर्क, नाम स्पेलिंग तो एक ही है, वो E है और ये A है। 7014, ईमान मकसूद, एब्सेंट मैम। एहसान अली, यस मैम। मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद शहबाज, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट है मैम। तहरीम, तहरीम, प्रेजेंट मैम। अरीज फातिमा, प्रेजेंट तहरीम भी मैम। प्रेजेंट है मैम। अरीज भी। हाफिजा सवेरा, ये प्रेजेंट है। हाफिजा आमिना,
प्रेजेंट हाफिजा मैम। आमना, ज़ईम अहमद, मोहम्मद शहबाज प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। फिजा महमूद, प्रेजेंट मैम। हाफिजा इकरा, माहिम सलीम, हाफिज़ इकरा प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। हाफिजा मेमुना, प्रेजेंट मैम। हफ्सा जमील, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अली रजा, Yes, ma'am. वकार हुसैन, Yes, ma'am. मोहम्मद सलमान, प्रेजेंट मैम। फरहान आसिफ, प्रेजेंट मैम। आयशा इकबाल, प्रेजेंट। प्रेजेंट। तीजातुल कुबरा, मोहम्मद अरसलान, खतीजा प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट। रिमशा यूनस, प्रेजेंट मैम। उमैर अहमद, प्रेजेंट। सजावल मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। लुकमान शाहिद, प्रेजेंट। अतिका, प्रेजेंट। मोहम्मद फ़हीम, प्रेजेंट। चलिए निमरा गुल। बच्चे आपकी 3 एब्सेंटीज हो गई हुई है प्रेजेंट मोहब्बत। मैम। किंजा अली, प्रेजेंट मैम। उसामा नसीर, यस मैम। ईमान मसूद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शुएब, Present. मोहम्मद उमैर, Present, ma'am. मोहम्मद आसिफ, Present, ma'am. आमना शहबाज, प्रेजेंट मैम। क्या हो रहा है? शीबा नसर, शीबा, प्रेजेंट मैम। पकीज़ा, आयशा, प्रेजेंट मैम। जी मैं कर रही हूँ, निमरा, प्रेजेंट मैम। आयशा प्रेजेंट है मैम। किश्वर, प्रेजेंट मैम। इरम, इरम मकबूल, आसमा। प्रेजेंट है मैम। प्रेजेंट बच्चे एब्सेंटीज में देख लें एक बार मैम। दोबारा। इरमपुर प्रेजेंट। जी प्रेजेंट है इरम मकबूल। ईमान मकसूद, फिर उसके बाद मोहम्मद मुजम्मिल खान, महनूर नवीद। ये एब्सेंट स्टूडेंट्स में है। ओके मैम। हाँ जी देखिए उस प्रॉब्लम को। यस मैम देखा। Yes. हाँ जी क्या समझ आया है? A group of 6 men and 6 women is randomly divided into 2 groups. 2 ग्रुप्स बनाने हैं आपने 6 के. What is the probability that both groups will have the same number of men? यानी कि 2 जो ग्रुप्स बनाए हैं आपने 6 के, उसमें जो नंबर ऑफ men हैं वो इक्वल है, यानी कि 3 इसमें और 3 ही उसमें. उसमें कैसे लिखेंगे आप? हाँ जी कैसे लिखेंगे? कोई आइडिया नहीं है, हालांकि बहुत आसान है. आप क्या करेंगे? एन ऑफ एस हमारे पास 6 सीट 60 एन ऑफ एस जो है वो 12 में से होगी, टोटल में से सिलेक्शन होगी ना. यस मैम. यस मैम. हाँ जी 12 सी 6 होंगे. बारह से रिप्लेस हो गया. अच्छा ये चेक कर लीजिएगा, ये पीडीएफ जो मैं सेंड करूँगी ना उसमें इसके बाद जो है वो ये वाली साइड आनी है, ये नेक्स्ट वाली. ठीक है खुद ही इसको वो चेक कर लीजिएगा. ठीक है. एम जो है वो बोथ ग्रुप्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ मैन. आपने पहले 12 से 6 में से टोटल में से 6 मैन को सिलेक्ट किया, फिर आपने बताया ये 2 ग्रुप्स हैं आपके, 6 इसमें और 6 इसमें. 3 मैन इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और 3 आपके इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है.
तो ये आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके लिख देंगे। इसको करें ट्राई, फिर असाइनमेंट सेंड करती हूँ, उसके सोल्यूशन नहीं होंगे वो आप खुद करेंगे असाइनमेंट, ठीक है। फिर जब मैं वो रिटर्न करूँगी तब मैं उसके, और ये 10 क्वेश्चन लाजमी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सरसाइज इसकी यही है, जो मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं यही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो असाइनमेंट दूंगी वो। इसके अलावा जो आपका एक कॉन्सेप्ट रह गया है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आपको मैं वर्बली बता देती हूँ, तो फिर आप बाद में ना मैं आपको नोट्स उसके भी फॉरवर्ड करूँगी, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है वैसे जब हमारे पास कुछ प्रियोर इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर आप 2 डाइस को थ्रो करें, तो मैं ये कह दूं कि पहले जो 3 है वो फर्स्ट डाई पे तो 3 हो रहा है अपेयर, लेकिन जो सेकंड डाई है उसमें कोई भी नंबर आ सकता है। तो मैंने ये पहले बता दिया कि जो फर्स्ट डाई है उस पर क्या अपेयर हो रहा है, 3 आपके पास हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक मिनट में चेक कर लो, मैं उसको विंडो ओपन कर लूँ। पीडीएफ फॉर्मेट नहीं खुल रहा है। अच्छा ये देखें कि मैं से नोट्स आपको सेंड कर दूंगी, तो वर्बली मैं आपको बता देती हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि जब मैं अपनी प्रियोर इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको पहले से बता दूँ कि अगर आपके पास, अगर मैं गोइंग को थ्रो करती हूँ 2 डाइस को इकट्ठा जो थ्रो करती हूँ सॉरी, तो उसमें जो फर्स्ट डाई है उस पर 3 आए और सेकंड डाई पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है, या कोई भी इवन नंबर आ जाए। लेकिन मैंने पहले ये बता दिया कि जो फर्स्ट डाई है उस पर 3 ही आना चाहिए, तो ये आपकी कंडीशन लग गई ना, आपने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट डाई पे 3 ही आना चाहिए, बाकी डाई पे जो भी आ जाए वो बात का केस बन जाता है आपके पास। इस प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ, यानी कि आप ई स्लैश एफ के साथ इसको लिखते हैं। ई स्लैश एफ में लिखने का जो पैटर्न है और ये कैसे फाइनली खुलता है, ओपन कैसे होती है ये, इसको आप करते हैं प्रोबेबिलिटी ई स्लैश एफ इक्वल है, या ई स्लैश एफ इसको पढ़ते हैं इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ। ई एफ का मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ का यही मतलब है कि आप ई और एफ में जो कॉमन पार्ट है उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि आपने ये कहाँ पे खुल गया आपका, हो गया हाँ जी। ई स्लैश एफ का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
हैंड रिटन मैं आपको सेंड करूंगी। एग्जांपल नंबर 2A नहीं करनी, आपने स्टार्ट लेना है अपना जो एग्जांपल है, ठीक है, 2A से। यहाँ पे देखें, वो कहता है अ कॉइन इज फ्लिप ट्वाइस, एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया जाता है, assuming दैट ऑल 4 पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस एस, जो है वो आपके पास सैम्पल स्पेस भी उसने बता दिया कि ये है, अगर नहीं बताई तो आप बना सकते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आर इक्वली लाइकली, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स गिवन दैट। अब आपने प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि दोनों फ्लिप्स पे हेड आए, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, द फर्स्ट फ्लिप लैंड्स ऑन हेड्स, मतलब जो फर्स्ट फ्लिप है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, आपके हेड आना चाहिए। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखने के बाद आपने क्या करना है, स्पेसिफाई करना है कि आपका बी इंटरसेक्शन एफ, इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो आपने नाम दे दिया, जो एफ इवेंट है उसको आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ये यहाँ पे बी आपने इवेंट बताया जहाँ पे दोनों हेड्स हों, एफ आपने बताया जहाँ पे एक जो फर्स्ट कॉइन है उसके ऊपर हेड होना चाहिए। तो चूंकि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट एफ निकालनी है कि आपके पास दूसरे कॉइन पे भी हेड आ रहा है, इसकी क्या जो प्रोबेबिलिटी है वो होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि इस बी सेट में और एफ सेट में कुछ कॉमन है, ये जो एफ सेट लिखा हुआ है इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना कि यहाँ पे भी हेड हेड है और यहाँ पे भी हेड हेड वाला सेट है, तो इट्स मीन यहाँ पे आपका कोई कॉमन पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपने उसको लिख दिया और यहाँ पे आपने नीचे वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है उसको लिख दिया। अब इसके आने का चांस क्या है, 1/4। अब इनके आने का चांस क्या है, 2/4। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चूंकि इस स्टेप में आपको प्रोबेबिलिटीज निकालना आ गई हुई हैं, इसलिए ये आगे फर्दर बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन अगर आप वो फर्स्ट पहले प्रोबेबिलिटी वाली बेस ना बनाते तो आप फिर इस तक नहीं आ सकते। अब नेक्स्ट में वो कहता है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, वो कहता है एटलीस्ट 1 फ्लिप लैंड्स ऑन हेड, यानी कि उनमें से कोई एक जो है वो हेड हो, बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड। अब उसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट वाले पे हो या सेकंड वाले पे हो, लेकिन उसने आपको ये जरूर बताया कि एटलीस्ट 1 फ्लिप लैंड्स ऑन हेड। तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा कि फर्स्ट वन तो यही रहेगा कि कॉमन आपके पास ये है, लेकिन एटलीस्ट 1 कम से कम एक पे आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 पे भी आ सकता है। तो हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ये आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये 1/4, ये 3/4 आंसर आ जाएगा। 4 क्या है, तो सैंपल स्पेस आपकी टोटल, वो उस पे आप डिवाइड करते हैं, टोटल पे डिवाइड करें तो 1/3 इसका आंसर आएगा। अब आपने करना क्या है, आपने इसकी एग्जाम्पल 2B कंडीशनल की, आपने इसकी एग्जाम्पल करनी है 2B अर्न वाली, फिर आपने इसकी एग्जाम्पल जो करनी है वो करनी है 2D। ये आपने खुद करके देखनी है, अगर होती है तो फिर मुझे बताएं, और 2E को भी वैसे ट्राई करें, हो जानी चाहिए। 2B, 2D और 2E, C वाली नहीं करनी। ये एग्जाम्पल्स करें और फिर मुझे बताएं कि आपसे ये होती हैं कि नहीं होती, ठीक है। ये आपका टास्क है अभी ये लिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें मुझसे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? जो CR है उसने अपना काम याद रखना है कि मुझे आपने ये बताना है कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो टीम्स में ऐड अभी तक नहीं हुए, उनको फिर ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। चलें, आप लीव करना चाहें तो कर सकते हैं। मैम लेक्चर नोट्स अभी अपलोड कर दें? जी मैं कर देती हूँ। आप वैसे फाइल में चेक करो, टीम्स की फाइल में मैंने किए हैं कि नहीं किए, नहीं तो मैं वो व्हाट्सएप मैम पे तो नहीं कर की,
चलिए ठीक मैम है मैंने चेक किया था, नहीं किया आपने। चलिए ठीक है, मैं अभी सेंड करती हूँ आपकी CR को, GR को। ओके ओके। ओके, अल्लाह।